नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। हम लोग इसके पहले इकोलॉजी में ई जैव उपचार के विषय में अच्छी जानकारी इकट्ठा कर चुके थे। जैव उपचार कितने प्रकार से होता है, क्या क्या होता है, कूप के माध्यम से मैंने एक पूरा एग्जाम्पल लेकर के आपको बताया था। ठीक है, अभी इस वीडियो में ये हमारा शायद 32वां लेक्चर हो सकता है। अब ये लेक्चर याद नहीं है, इसलिए मैंने बोला है कि लेक्चर पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मैंने बोल दिया 32 है तो, और वहाँ पे टैग लाइन में कुछ दूसरा लेके आ रहा है, तो इसीलिए मेरे ख्याल से उसके आगे हम लोग फोकस करेंगे, वो ज़्यादा बेटर है कि इसके पहले हमने जो उपचार पढ़ाया था और इस लेक्चर में हम लोग अम्लीयकरण पर फोकस करने वाले हैं। किसमें? अम्लीयकरण पर। अम्लीयकरण क्या होता है इसकी डिफिनेशन जानेंगे, और इसके कारण क्या होते हैं, और इसका फ़ायदा क्या हो सकता है, इसका नुकसान क्या हो सकता है। सबके अपने फ़ायदे नुकसान और दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। तो आइए उसी को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अम्लीयकरण क्या होता है, उसकी डिफिनेशन जानने का प्रयास करते हैं। तो यह एक ऐसी वर्षा है जो अम्लीय होती है। ठीक, अम्लीय होती है, वो समझते हैं पूरा कि अभी अम्लीय का मतलब क्या होता है। मतलब यह वर्षा तब होती है जब सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायुमंडल में नमी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। यहाँ से यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना 200% है। 200%। ठीक, यहाँ से यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना 200% है। और पूछेगा क्या कि अम्लीय वर्षा में शामिल तत्व कौन से हैं? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक, क्या सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये शामिल है। ये कई बार पूछा गया है, इसलिए बोल रहा हूँ कि फिर से पूछे जाने की संभावना 200% है। इसलिए इनको आप एकदम शक भरी निगाहों से देख सकते हैं कि ये हमारे लिए एकदम पका पकाया खाने की तरह है। इसका पीएच 5.6 से कम होता है, ये भी याद रखिएगा। इसका पीएच मान जो होता है ये बीपीएससी में पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बीपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बीपीएससी में पूछा जा सकता है इसका पीएच मान किसका कितना होता है। आप लोग एक लिस्ट बनाइएगा इसकी पूरी और देख लीजिएगा, साइंस में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड आपकी। ठीक है, ये हो गया CO2। उसके बाद रिस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, फॉसिल फ्यूल इमिशंस, और उसके बाद वैक्यूल को, ये जो आपका ज्वालामुखी होती है, ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। फॉसिल्स फ्यूल्स जो होते हैं आपके गैसीय, वो निकलती हैं यहाँ से। रिस्पिरेशन वापस जाना, फोटोसिंथेसिस ऊपर से प्रकाश संश्लेषण होना, वेदनिंग ऑफ रॉक्स जो मिट्टियाँ होती हैं उनका कटना। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ द CO2, नीचे जो आपके समुद्र है उससे एक्सचेंज होना ये CO2 का। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी इसमें। आपके डायग्राम में बहुत ज़्यादा खास तो नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझना कि कॉन्सेप्ट में कह क्या रहा है। ठीक, आइए देखते हैं। सबसे पहले अम्लीय वर्षा के कारक या यौगिक के स्रोत क्या हो सकते हैं वो हम लोग जानते हैं। तो ये है सल्फर। मैंने जैसे कि बताया क्या क्या होता है इसमें। सल्फर में प्राकृतिक होता है पहला, और दूसरा मानव निर्मित। तो प्राकृतिक स्रोत की अगर हम बात करें तो इसमें समुद्र, महासागर, ज्वालामुखी जो ऊपर दिखा रहे थे, इनके विस्फोट से सल्फर निकल सकता है। मृदा में जैविक क्रियाएं, जैसे कार्बनिक पदार्थ का, जब कोई कार्बनिक पदार्थ होता है और उसका अपघटन हो जाए तो ये चीज़ें निकलती हैं। अपघटन मतलब होता है कि टूट कर बिखर जाए, कंप्लीट ख़त्म हो जाए वहाँ पर से चीज़ें और अपघटित हो जाएं। ठीक है, तब ये चीज़ें आ सकती हैं। मानव निर्मित अगर हम बात करें तो कोयले का जब दहन होता है तब सल्फर निकल के आती है, H2 का 60%। ठीक, अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो एक लेटेस्ट सर्वे आया था जिसमें सल्फर के सबसे अगर खपत की जो बात की गई थी वो हिंदुस्तान के ही संदर्भ में की गई थी कि हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा सल्फर उत्पादन में इसमें पर अव्वल बना हुआ है। तो पेट्रोलियम उत्पाद की इसी प्रकार से बात करें तो उसमें भी H2 का 30% योगदान होता है। शुद्ध धातुओं को प्राप्त करने के लिए धातु सल्फाइड अयस्कों का प्रगलन होता है। धातु कर्म, रासायनिक और उर्वरक उद्योगों में सल्फ्यूरिक एसिड का औद्योगिक उत्पादन होता है। ठीक है, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में प्राकृतिक स्रोत भी होते हैं, जैसे बिजली, ज्वालामुखी विस्फोट, जैविक गतिविधियाँ। नाइट्रोजन चक्र मैंने पढ़ाया है, उसको आप देख लीजिएगा।
मानव जनित अगर हम बात करें स्रोत की, तो तेल, कोयला, गैसों का दहन तथा जंगलों की आग, ये सब मानव जनित हो सकते हैं। हम उसके बाद अगर इसके थर्ड कंपोनेंट की बात करें तो फार्मिक एसिड की बात करते हैं। तो फार्मिक एसिड के विषय में जो है वो बीपीएससी ने 2020 के अपने पेपर में ये पूछा था। इसमें यूपीपीसीएस में भी इस फार्मिक एसिड के ऊपर ही क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये फैक्ट के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फार्मिक एसिड की बात अगर हम करें तो इसके फार्मूला जो है वो आपके लिए काफ़ी सहयोग करेंगे, आपका जो है वो एग्ज़ाम में पहचान करवाने में। बेसिकली जब बीपीएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो फार्मिक एसिड का फार्मूला पूछा था उसने, और 4 ऑप्शन रख दिए थे 66 बीपीएससी में, और 4 ऑप्शन रख दिए थे। 2020 के दिसंबर में 27 दिसंबर को पेपर हुआ था, डेट के साथ याद है तो इसलिए बता दे रहा हूँ कि बीपीएससी 2020 में 27 दिसंबर को पेपर हुआ था 66 का, और यहाँ पर ये पूछा गया था फार्मिक एसिड, ठीक है। और इसके पहले यूपीपीसीएस में भी पूछा जा चुका है। तो एक घटना चक्र नाम की जो पुस्तक आती है आपकी, वो इसी के काम के लिए आपका बहुत अच्छा सहयोग कर सकती है, कि जो बीपीएससी में पूछा जाता है कभी कभी उठा करके यूपीपीसीएस में पूछ लेते हैं, यूपीपीसीएस वाले क्वेश्चन कभी कभी बीपीएससी में पूछ ले रहे हैं, आईएएस वाले क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस और बीपीएससी दोनों में पूछे जा रहे हैं। तो अगर, और ज़्यादातर जो गवर्नमेंट तैयारी करने वाले यूपी और बिहार के ही लोग होते हैं। आप कोई नॉर्थ इंडिया में आप चले जाइए, तमिलनाडु में, तो ऐसे लोग नहीं मिलेंगे आपको। तो बेसिकली आप इन्हीं 2 स्टेट को प्रेफर अच्छे से करिए, और यूपीएससी के जितने पेपर हैं प्रीवियस ईयर के लगा के रखिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। तो फार्मिक एसिड की अगर हम बात करें तो जंगल की आग के कारण जलने वाले बायोमास वातावरण में फार्मिक एसिड, HCOOH और फॉर्मल्डिहाइड HCHO के उत्सर्जन का कारण बनता है। फॉर्मल्डिहाइड, जिसको हम HCHO बोलते हैं, कि एक बड़े हिस्से का फोटो ऑक्सीकरण होता है और वायुमंडल में फार्मिक एसिड का निर्माण हो जाता है। ये 3 मुख्य यौगिक हैं जो वायुमंडल में वर्षा के अम्लीयकरण में योगदान करते हैं। अगर हम अन्य एसिड की भी बात कर लें, मुख्यतः अन्य जो हमने मुख्यतः ये 3 तो हमने बात कर ली है। एक अन्य की बात अगर करें तो क्लोरीन, फास्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कार्बोनिक एसिड उत्पन्न हो जाता है। लाइकेन वायु प्रदूषण के लिए अच्छे जैव संकेतक के रूप में काम करते हैं, और सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनिया, हाइड्रोजन के आयनों युक्त अम्लीय वर्षा गीले निक्षेप के रूप में नीचे गिरती है। अम्लीकरण एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, और इस पे यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा है स्टेटमेंट के फॉर्मेट में, ठीक है। अब हमने जैसे बात किया था कि प्रभाव क्या हो सकता है, तो अम्लीय वर्षा का प्रभाव क्या होता है। अम्लीय वर्षा जो होती है तो उसका प्रभाव मृदा पे क्या पड़ेगा। अब यहाँ पर इसके पूरी तरह से कॉन्सेप्ट के जो जड़ है वो आपको समझ में आ जाएगी कि जब सॉइल में अम्लीय वर्षा होती है तो क्या होता है, मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों और पोटेशियम तथा मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों के आदान प्रदान के कारण पोषक तत्वों का निरीक्षण होता है, जिसमें मृदा अनुवर हो जाती है, ठीक। मृदा अनुवर मतलब उपजाऊ नहीं रह जाती है। अन्य पोषक तत्वों में कमी के कारण मृदा में अमोनिया में हुई वृद्धि अपघटन की दर को कम करती है। भारत में मृदा का अम्लीय वर्षा का प्रभाव कम रहता है, क्योंकि भारतीय मृदा ज़्यादातर क्षारीय होती है, जिसमें बफरिंग क्षमता उच्च होती है, ठीक। और सूक्ष्म जीव की अगर हम बात करें तो पीएच किसी विशेष वातावरण में किसी भी माइक्रोबियल प्रजातियों के प्रसार और उत्पादन को निर्धारित करता है। ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म जीव की। सूक्ष्म जीव पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जो पीएच होता है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पीएच किसी विशेष वातावरण में, जो पीएच दिल्ली में होता है उसी की बात कर रहे हैं, वातावरण में किसी भी माइक्रोबियल प्रजातियों के प्रसार उत्पादन को निर्धारित करता है, ठीक है। अधिकांश बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ का इष्टतम पीएच तटस्थता के निकट है। जो तटस्थता मतलब होता है कि समुद्र के निकट की बात कर रहे हैं। अधिकांश कवक एक अम्लीय वातावरण पसंद करते हैं, जबकि अधिकांश नीले हरे बैक्टीरिया एक क्षारीय वातावरण पसंद करते हैं।
अगर हम आगे अम्लीय वर्षा की बात करें तो अम्लीय वर्षा के लंबे समय के बाद मृदा और पानी में रह रही माइक्रोबियल प्रजातियां बैक्टीरिया बाउंड से फंगी बाउंड में स्थानांतरित हो जाती हैं तथा माइक्रोफ्लोरा में असंतुलन का कारण बन जाती हैं। माइक्रोफ्लोरा जो नीचे ही ज़मीन के रहते हैं, ठीक है, वहाँ की बात कर रहे हैं। मृदा जैविक सामग्री के अपघटन में देरी और जलीय जीवन और वनों में फंगस या फंगल रोग में वृद्धि का कारण भी बन जाते हैं, जो बेसिकली इस फॉर्मेट में होते हैं, ऐसे 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 लगे होते हैं, ठीक। अम्लीय वर्षा कई तरीके से मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, वो भी हम देख लेते हैं। दुर्गंध की बात कर सकते हैं, कम दृश्यता, कम दिखाई देना, त्वचा में हमारे कुछ किसी प्रकार की बीमारी, आँखों और श्वसन सांस लेने में जलन होना, ये सब अम्लीय वर्षा के प्रभाव हो सकते हैं। कुछ प्रत्यक्ष प्रभाव में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, पल्मोनरी एम्फाइसिस, कैंसर आदि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये कुछ साइंटिस्ट नेम हैं आपके, इसीलिए एम्फोसीमा और कैंसर ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो आपके इसी अम्लीय वर्षा के कारण हो सकती हैं। अगर हम पत्थरों पर बात करें, पदार्थों पर अम्लीय वर्षा का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि पत्थरों की बात करें तो धातु, पत्थर, पेंट, कागज, फोटोग्राफी, माइक्रो सामग्री, चमड़ा, सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा मुख्य रूप से कुछ अन्य गैसें, इन सब पर इसका प्रभाव पड़ता है। रबड़ पे बात करें तो ओजोन गैस, वस्त्र में नाइट्रोजन ऑक्साइड, सिरेमिक और सर्फिक ग्लास की बात करें तो एसिडिक गैस, फ्लोराइड युक्त ये सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं आकर के, ठीक है। आगे महासागर अम्लीयकरण, अगर हम महासागर में अम्लीयकरण की बात करें तो महासागर में अम्लीयकरण का क्या रोल होता है वो भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि जब महासागरीय की बात करते हैं तो उसमें यह कहा जाता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड सागरीय जल में घुल जाता है तब रासायनिक प्रक्रिया होती है, उसके कारण जो बनता है वो कार्बनिक अम्ल H2CO3, क्या है, H2CO3, ठीक, ये आपका बनता है। इसको क्या बोलते हैं, कार्बनिक अम्ल। क्या बोला जाएगा इसको, कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है, ठीक है, कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसके वजह से जल में हाइड्रोजन आयन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इसके वजह से जल में जो हाइड्रोजन आयन की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है और जिससे महासागर की अम्लता मतलब जानते हैं, बढ़ जाती है और समुद्र का पीएच कम हो जाता है। क्या हो जाता है, समुद्र का पीएच मान कम हो जाता है। समुद्र खारा होता है, आपको पता होना चाहिए। तो समुद्र खारा होगा, उसके पानी को आप पी नहीं सकते हैं, ठीक, तो बस वही है, ठीक। इस प्रक्रिया को महासागर ये अम्लीयकरण कहते हैं। दूसरे शब्द में कहें, जब सागरीय पीएच मान में निरंतर कमी होने के कारण महासागर के मूल रसायन में परिवर्तन हो तो उसे महासागरीय अम्लीकरण कहते हैं। महासागर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के जलवायु प्रभाव को कम करने में मदद करता है, लेकिन साथ ही महासागर के पीएच मान पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। महासागर के जल का पीएच मान अगर अप्राकृतिक ढंग से निरंतर कमी होने पर समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और आहार श्रृंखला को प्रभावित भी कर सकता है, जिसमें प्रबल एचिनोडर्म, कुर्गस्थन्स और मोलुस्क्स और समुद्री जीव गंभीर रूप से, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो आपको ये नोट करके कहीं रख लेने चाहिए। क्रुस्टासंस, मोलुस्क्स, उसके बाद ये आपका प्रबल, ये कुछ नाम हैं आपको जो नोट करने हैं, क्योंकि ये नाम पहली बात तो बोले ही नहीं जाएंगे आसानी से, क्योंकि हिंदी के नाम और सबसे टफ हो जाते हैं। अब जैसे ये लिखा है मोलुस्क्स, तो अब उसको थोड़ा मतलब पढ़ने में भी, अब वो ये क्या प्रजाति है इसको देखना पड़ेगा इंटरनेट पे कि ये है क्या।
नाम तो आप ले सकते हो, लेकिन इस प्रजाति को जब तक आप निगाहों से देखोगे नहीं, समझ में चीज़ें नहीं आएंगी, क्योंकि नाम याद करना सबसे कठिन काम है। और विजुअलाइजेशन, अगर आप कहीं पर जैसे पहाड़ वगैरह में जाते हैं ना, तो आपने बहुत सारे पेड़ पौधे या फिर पहाड़ियाँ देख रखी हैं, अगर आप पहाड़ के विषय में कोई नाम लेते हो तो खटते वही दृश्य दिमाग में आता है। तो अगर नाम लें तो दिमाग में नहीं आएगा, लेकिन वो दृश्य अगर आपने देख रखा है तो दिमाग में आएगा। इसलिए इस नामों को नोट करके इसको नेट पे सर्च कर मारिए, और जहाँ भी इनकी फ़ोटो दिखे दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक, तब तो फायदा होगा इसका। ठीक है, अब हम आ जाते हैं महासागर अम्लीकरण में। महासागर अम्लीकरण के कारण क्या हो सकते हैं वो जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो पहला औद्योगिक क्रांति है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च एकाग्रता है, जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल है, सीमेंट का विनिर्माण होना, भूमि उपयोग का परिवर्तन जो होता है, महासागर में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर जो बढ़ रहा है वर्तमान में, क्योंकि वर्तमान में भाई ऑब्जर्व करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे हैं ही नहीं, तो स्तर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि मैंने बताया, बढ़ रहा है। रासायनिक प्रक्रियाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, कार्बोनेट आयनों में कमी हो रही है, जैव विविधता का नुकसान हो रहा है। ठीक है, उसके बाद बायोगैस के उत्पादन के तकनीक में बदलाव आए हैं, पर्यावरण के अनुकूल कानून और विनियमों की कमी है। ठीक है, महासागरीय अम्लीकरण समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे प्रभावित कर रहा है? तो वो ऐसे कर रहा है कि यह कार्बोनेट की एकाग्रता को कम कर देता है, जिसके वजह से समुद्री जल के निर्माण खंड के जो महत्वपूर्ण अवयव हैं वो नष्ट होते जा रहे हैं, समुद्री जीव के खाद्य श्रृंखला को बाधित कर रहे हैं। इसकी वजह से अम्लीकृत पानी में कैल्शियम कार्बोनेट गोले या सीप बनाने में कठिनाई हो रही है। ठीक, इसका वाणिज्यिक मछली पालन, साख बनने, जलीय कृषि, मनोरंजक मछली पालन, सार्कलिंग, स्क्यूबा डाइविंग जैसे पर्यटन जो गतिविधियां हैं उस पर भी खूब असर आपका पड़ रहा है। महासागरों में मौजूद पानी धीरे धीरे अम्लीय होता जा रहा है, लेकिन समुद्री वनस्पति दुनिया के महासागरों के इस अम्लीयकरण को कम कर सकते